नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म, आपके साथ मैं हूं अदिति। इस वक्त देश में जैसे जैसे चुनावी माहौल नज़दीक आ रहा है, सारी ही पार्टियों की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ही हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जिसकी तरफ अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। उस चीज़ को लोग अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण है कि उन्हें लग रहा है वो पार्टी उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से उसका क्रेज़ ज़मीनी स्तर पर बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले आगामी चुनावों में वो पार्टी प्रभावशील हो सकती है, या फिर वो पार्टी चुनावों में और पार्टियों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। जिस प्रकार से उसकी सक्रियता देखने को मिली है, चाहे हम बात करें पंजाब की, गोवा की, उत्तराखंड की या फिर उत्तर प्रदेश की, अकेले पूरी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। हम इसी विषय पर बात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र और इस देश की धार्मिक राजधानी वाराणसी में। तो चलिए फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और हम इन सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या लगता है आम आदमी पार्टी को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है दिल्ली के बाहर, दिल्ली में तो वो जीत ही रही है, दिल्ली के बाहर चाहे हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की, अभी भी वो पूरी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है अकेले। तो क्या लग रहा है कि कितना प्रभावी होगा वो, या फिर अदर पार्टियों के ऊपर, जो भी पार्टीज़ हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव डाल पाएगी इस चुनाव में या फिर आगामी चुनाव में भी? देखिए, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति जो हुई थी वह बहुत बड़े सिद्धांतों को लेकर के हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन सारे सिद्धांतों को अलग कर दिया और आधुनिक राजनीति के जो सिद्धांत हैं उसको अपना लिया। मैं आपको बताऊं, झूठ बोल करके, जनता को बरगला करके बहुत दिनों तक प्रसिद्धि नहीं पाई जा सकती। केजरीवाल जैसा धूर्त पूरे हिंदुस्तान में न कोई पैदा हुआ है न होगा राजनीति के क्षेत्र में। केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल मोदी के खिलाफ पहला चुनाव लड़के देख चुके हैं अपनी स्थिति। देखिए, दिल्ली की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिल्ली के लोग लालची हैं। दिल्ली में दो क्लास है, एक एलीट क्लास है, एक वो झोकर झुप्पी वाला क्लास है। तो लालची लोगों को वो बरगला के बिजली फ्री, पानी फ्री करके दे सकता है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के लोग जिनको राहुल गांधी ने बहुत बड़ा लालच दिया था, कितने रुपए महीने का, 72,000 रुपये महीने का लालच दिया था कि हम बेरोजगारों को देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है राहुल गांधी का? उत्तर प्रदेश के लोग लालची नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बौद्धिक रूप से परिपक्व हैं। वो जानते हैं कि किसको वोट देने पर प्रदेश का भला होगा, जनता का कल्याण होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर इंडिया को दिए हैं, तो जनता की बौद्धिकता के चलते ये सब हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में केजरीवाल कहीं स्टैंड नहीं करते, अन्य में भी उनकी गिनती हो जाए तो उनका भाग्य समझिए। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो विकास को महत्वता देते हैं। तो फिर जो इस वक्त विधानसभा के चुनावों में पार्टियां लगी हुई हैं जातियों को आकर्षित करने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो या दलित वर्ग हो, तो इसका क्या कारण है? क्या जाति वर्ग, जो एक जातिवादी राजनीति होती है, वो उत्तर प्रदेश में कितनी अहम है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार किया था। पिछले चुनाव में वो चरमरा गई थी। विरोधी पक्षों के पास कोई मुद्दा है नहीं और उनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसे जनता को आकर्षित कर सके, तो उन लोगों ने शॉर्टकट खोजा जाति। तो इन लोगों ने जाति पर प्रहार करना, फिर जाति को उस्काना शुरू किया है कि जातिवाद फैला करके हम किसी तरह से कुछ वोट पा जाएं। लेकिन जाति के नाम पे तो मायावती पूरी सरकार बना गई, ब्राह्मण और दलित को मिला करके 14% और 23% मिला के मायावती ने सरकार बना ली। तो अगर विकास मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हम देख सकते हैं कि विकास को कितनी महत्वता दी जाती है, तो फिर जाति बीच में क्यों आ जाती है? वही बता रहा हूँ ना कि जाति इसलिए बीच में आई कि विरोध के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उसको वोट चाहिए, तो उसने पुराने मुद्दे को खंगालना शुरू कर दिया है, जातिवाद वाला। तो है क्या कि एक जाति का नेता ये पकड़ लिए, दूसरा वो पकड़ लिया। अब जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में एक को ये पकड़ लिए, दूसरे को वो पकड़ लिए, तीसरे को वो पकड़ लिए, और ब्राह्मण रैली, ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण ये सब शुरू कर दिए।
उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता उसी को वोट करेगी जो प्रदेश का भला कर सकेगा। ये लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, जिसको कहा जाए कि जब दिया बुझने को होता है तो लौ धधकती है, तो लौ धधक रही है जातिवाद की। ये चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप घूमी होंगी चारों तरफ, आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर मोदी का हर आदमी मुरीद हो चुका है। कि आज स्थिति ये है कि आप खुद उत्तर प्रदेश के हर जिले में सुदूर गांव तक जाती हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती। क्या इसके पहले ऐसा था कि आप खुलेआम जा सकती थी और सबका इंटरव्यू कर सकती थी और आपके साथ कोई दुर्घटना न घटे? ऐसा संभव था? नहीं था। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली जागरूक बहुत ज़बरदस्त है। 2014 से पहले भाजपा का उतना ज़्यादा चलन नहीं था, कोई विज़न देने वाला नेता नहीं था। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई ऐसा नेता नहीं था। उनके आने से पार्टी को एक विज़न मिला, डायरेक्शन मिला, देश को एक ऐसा नेता मिला जो उन्हें एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके भारत को। तो अब जो है केजरीवाल को दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि विकास के नाम पे वोट दिया गया, चाहे वो शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, दिल्ली के लोगों के जनता के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या ऐसा संभव है कि विकास के नाम पे अगर हम ध्यान दें और जाति को साइड में कर दें, तो क्या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी उतनी ज़्यादा जो सक्रियता दिखा रही है तो उतना ज़्यादा प्रभावशील हो पाएगी, या फिर उसके मंसूबे कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाएंगे? ऐसा है ना, हम लोग भगवान को मानते हैं और मेरा ख्याल है जनता उसी को वोट देगी, उसी को चुनेगी जो काम किया है। हमारा मोदी को देखिए और हमारे क्या नाम है चीफ मिनिस्टर को देखिए, इन्होंने काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे और अगला 5 साल इन्हीं का रहेगा। तो मतलब जो कि आम का सीजन खत्म हो गया, आम पार्टी जो है केवल पार्टी रह गई है, वो मछली की तरह छटपिटा रहा, कहीं पंजाब जा रहा तो कहीं यहाँ जा रहा, कहीं वहाँ जा रहा। अब उसका जो झूठ बोल करके दिल्ली में हुआ है, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला मुख्यमंत्री हमारा योगी रहेगा और प्रधानमंत्री 5 साल रहेंगे। अब जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं उसमें आप लोगों की उम्मीदें और मुद्दों पे होंगी, या फिर अभी भी उन्हीं मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है जिन पे वादे किए गए थे? नहीं, जो माननीय योगी जी द्वारा वादा किया गया था या घोषणा पत्र था, उस पर बेहतरीन तरीके से काम हुए हैं। और रह गई बात हम लोगों के आगे भविष्य में, तो और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि और अच्छा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ये बना देंगे। लेकिन कुछ मुद्दों पर तो भाजपा भी फेल होती नजर आई, चाहे वो अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में उन्होंने बोला था 40 लाख नौकरियां दे देंगे, या फिर हम रोजगार के नए नए संसाधन जुटाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर जो युवा वर्ग है वो नाराज चल रहा है। इसके क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने बोला, हम यहाँ पर जिनसे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पे वोट देती है। तो क्या रोजगार विकास में नहीं आता? नहीं, रोजगार बिल्कुल विकास में आता है। अगर रोजगार रहेगा तभी विकास होगा, और रोजगार विकास एक दूसरे का पूरक है। रह गई रोजगार जो है केवल सरकारी सर्विस से नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कितना बड़ा हुआ है, व्यापार से रोजगार होता है। जरूरी है कि क्या हम हर घर को, हर एक व्यक्ति को, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन रोजगार के मामले में हम रोजगार कर सकते हैं जिससे अपनी जीविका चला सकते हैं। सरकार रोजगार को बढ़ावा दे रही है, 10,000 रुपये ठेला व्यापारियों को दे रही है। आप उद्योग खोलिए, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इससे भी आपका रोजगार चल सकता है। युवाओं को अच्छा मौका है उसमें काम करने के लिए। जरूरी नहीं कि आप सर्विस करें, व्यापार में जाएं। सरकार उसमें उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो सरकार दे रही है, उसमें युवा अपना आजमा सकते हैं भाग्य। अब अगर दिल्ली वाला जो पैतरा था, केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी आके आजमाते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, या फिर हम शिक्षा मुफ्त कर देंगे, जो भी फ्री में देने की अगर उनकी कोशिश रहती है, तो कितना प्रभावी होगा ये? क्या यूपी की जनता प्रभावित हो जाएगी उनके इन वादों से और डाइवर्ट हो जाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ के प्रति जो उनका डेडिकेशन है भाजपा के प्रति, या फिर जो विकास उनका एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर ही वोट किया जाएगा?
केजरीवाल जी यहाँ आए थे बनारस, चुनाव लड़े थे। ये भी उत्तरी प्रदेश है और नहा के चले गए गंगा जी, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब वो फिर से केजरीवाल जी की पार्टी आ रही है चुनाव लड़ने। केजरीवाल, आपने जैसे कहा विकास के नाम पे, दिल्ली में उन्होंने विकास के नाम पे, अगर राजधानी में विकास नहीं हुआ है इस देश में विगत 70 सालों में, तो विकास के नाम पे नहीं हुआ। वहाँ पे फ्री बिजली, बहुत से लोग हैं जो फ्री को पसंद करते हैं आज भी, और दिल्ली जैसी जगह पे फ्री चीज़ दे रहे हैं, इसलिए उनको वोट मिला। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि 7 सीट लोकसभा में भाजपा ही की रही, आम आदमी पार्टी की नहीं रही। दूसरी तरफ उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, पंजाब में लड़ा, गोवा में लड़ा, हश्र सब लोग ने देखा। उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन वो किस नंबर पे रहेंगे नीचे से, वो हम लोग को देखना होगा कि वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि वो एक क्षेत्र तक सीमित रह जाएगी पार्टी, वो उतना ज़्यादा कमाल करने वाली पार्टी में से नहीं। आप दिल्ली कितनी बड़ी जगह है, अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे 3 लखनऊ के बराबर के है, और उसी में उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता, जो कि मीडिया हाउस सब दिल्ली में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कहीं नहीं निकलता है। इसी तरह पौंडीचेरी है, गोवा है, छोटी छोटी जगहें जो दिल्ली के बराबर हैं, उड़ीसा नहीं है, उनका कहीं नहीं कर। जितने मीडिया हाउस हैं वो सब कहाँ हैं, दिल्ली में है। उसी का नाजायज़ फ़ायदा जिसको कहा जाता है वो केजरीवाल उठाते हैं हर समय हर मुद्दे पे, और हर मुद्दे पे वो फिर पीछे हट जाते हैं। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी ले लिए, मैं गाड़ियों के काफ़िले से नहीं चलूँगा। और जहाँ तक आपने एक नाम किसी के सामने आपने बोला था, संजय सिंह यूपी के हैं, इनको आम आदमी पार्टी में कितने लोग कितने साल पहले से जानते हैं। जो आम आदमी पार्टी की स्थापना किया सब तो चले गए छोड़ के। केजरीवाल जी ने अकेले झंडा गाड़ दिया है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। कुमार विश्वास जैसे लोगों को उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा, किस चक्कर में नहीं भेजा सब लोग जानते हैं। कोई उद्योगपति था जो पैसा दिया, आ गए। तो वो पार्टी नहीं, वो लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो विरोध करेगा चला जाएगा बाहर, और संजय सिंह जैसे लोग आगे आएंगे। और सब लोग जानते हैं संजय सिंह कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और वो आके क्या लड़ेंगे। जब केजरीवाल खुद ही नहीं लड़ पाए तो संजय सिंह उनके एक प्यादे क्या लड़ेंगे। भाजपा को हटा देते हैं, चलिए मान लिया भाजपा के ऊपर कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के वोटर्स कट जाएंगे, या सपा या बसपा के ऊपर प्रभाव डाल पाएगी? किसी भी अदर पार्टी के ऊपर भाजपा को अगर हटा दें तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालने के योग्य है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी वो किसी भी पार्टी के ऊपर उतनी ज़्यादा हावी होती नज़र नहीं आएगी? देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट है, आप यह देख रही होंगी कि जितने क्षेत्रीय दल हैं अपने क्षेत्र के अतिरिक्त और कहीं पर नहीं हैं। चाहे आप बिहार में देखिए नीतीश जी, लालू जी, बंगाल में ममता बनर्जी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी, मायावती जी, इसी तरह अन्य प्रदेशों में। तो क्षेत्रीय दल जो है अपने क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकते, और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबको है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप पार्टी का लड़ने के लड़ सकते हैं, कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनका अपना कोई वोट जो है नहीं है और लोगों का अपना वोट है। एक सवाल आपने उनसे ये किया था कि जातिवाद जो है, हर पार्टियां जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं। नहीं, सभी नहीं दे रही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यह जो समाजवादी पार्टी है, एक ऐसा समय था जयप्रकाश नारायण का कि जिस समय जाति हटाओ का आंदोलन चल रहा था कि जाति हटाया जाए, जाति वाचक जो शब्द हैं उसे हटा रहे थे लोग, और आज ये पार्टी वोट लेने के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। तो जातिवाद के आधार पर कोई दल नहीं चलता, अपने जातियों का अतिरिक्त भी और कुछ चाहिए। तो मेरी यह सोच है कि आपका यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है, और जातिवाद भी ध्वस्त हो जाएगा जब राष्ट्रवाद प्रबल होगा।
जब राष्ट्रवाद प्रबल होता है तो जातिवाद नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल राष्ट्रवाद का प्राबल्य है वह जातिवाद पर हावी हो गया है, इसीलिए राष्ट्रवादी पार्टियां ही आगे बढ़ेंगी जो भी राष्ट्रवादी पार्टियां हों। जीत चुके हैं, कितना विकास हो गया बनारस की जनता के ऊपर? केजरीवाल कोई प्रभाव डाल पाएंगे? यहाँ तो अंडे भी चल गए, शाही भी फेंक दी गई, आए और चले गए केजरीवाल जी। उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि पूरी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव डाल पाएगी भाजपा के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, सपा बसपा, किसी भी पार्टी के ऊपर, या फिर एक छोटे से किनारे पे समेट के रह जाएगी? वो जो आखिरी सेंटेंस आपने कहा वो सही है कि छोटे से किनारे पे सिमट के रह जाएंगे। जो आपने अंडा कहा या थप्पड़ मारना यहाँ कहा या शाही फेंकना कहा, वो उनके अपने आदमी थे उस समय, वो दिल्ली से आए हुए थे, उन लोगों ने कहा। केजरीवाल से शुरुआत से उम्मीदें बहुत हम लोगों को हो गई थी और मैं भी उनका प्रशंसक हो गया था जब आंदोलन में मैंने उनको देखा। और संभवतः राजनीति में ईमानदारी की बात हो, ये पहला व्यक्ति था जो लेके आया। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन वो उम्मीदें उसी समय धाराशायी हो गई कि जब वो बनारस से चुनाव लड़े। क्यों लड़े ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मोदी पे चांस की बात, कोई चार्जशीट थी ही नहीं, किसी भी तरह का आरोप नहीं था। वो ना राहुल के अगेंस्ट लड़े, ना सोनिया के अगेंस्ट लड़े, या उन्होंने जो मंच से 49 लोगों की लिस्ट का नाम लिया था, जिसमें लालू भी थे, मुलायम भी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और शीला दीक्षित भी थी। तो उस समय उन्होंने किसी का भी उनके अगेंस्ट वो नहीं गए और उस 49 में मोदी जी का नाम नहीं था। तो वो क्यों काशी से लड़े, वो सिर्फ एक चीज़ थी कि वो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट लड़े कि जान रहे थे कि मैं हारूंगा, और हारने के लिए वो लड़े। क्योंकि अगर जैसे मैं मोदी के अगेंस्ट लड़ूँ चुनाव तो मेरा नाम होगा, मैं जान रहा हूँ कि मैं नहीं जीतूंगा। तो ये उन्होंने किया और अब ये फिर वही कर रहे हैं। दिल्ली की जनता है, मुझे नहीं लगता कि शीला दीक्षित से ज़्यादा विकास कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने वहाँ किया। और जो उनका आखिरी कार्यकाल था 5 साल का, वो तो ज़बरदस्त मेट्रो और क्या क्या जाने उन्होंने वहाँ विकास किया। और दिल्ली की जनता ने उनको क्या दिया? मृत्यु दे दी, हार्ट अटैक पड़ गया, बेचारी ख़त्म हो गई। और केजरीवाल को जिताया और जो फ्री में बिजली ली, फ्री में सुविधा पानी ली, उसका हर्ष ये हुआ कि वहाँ अराजकता फैली। लड़के जो है उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी और पता चला वो कहीं चैन छीन रहे हैं, कहीं लूटपाट कर रहे हैं, यही सब वहाँ हो रहा है। तो केजरीवाल से अब उम्मीद नहीं रह गई है, वो दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। बाकी ये है कि उनका नाम होता रहे, फंड उनको मिलता रहे, इधर उधर से विज्ञापन मिलते रहे। अब आप सोचिए दिल्ली में वो कोई काम नहीं करते और हमारे यहाँ बनारस में फुल पेज पे सारे पेपरों पे उनके ऐड आते रहते हैं। उसका क्या मतलब है? सिर्फ चुनाव की तैयारी, सिर्फ चुनाव के लिए। और उन्होंने, हाँ, मनीष जी जरूर जो है लगता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ काम किया, लेकिन केजरीवाल जी ने तो हमें लगता है ये बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। आप लोग तो योगी के चेहरे को देखकर वोट दे रहे हैं, भाजपा को देखकर वोट दे रहे हैं, या फिर मोदी के नाम पे वोट जा रहा है? हम किसी के नाम पे वोट नहीं देते। अगर जो अच्छा काम करेगा हम उसके नाम पे वोट देंगे, चाहे वो योगी जी हों चाहे वो मोदी जी हों, पहली बात। और कुछ कमियां हमारे एक सोच है कि अगर हम भाजपा के पक्षधर हैं तो कुछ भाजपा की कमी होगी तो उसको हम उजागर इसलिए करें ताकि उसमें सुधार आए। अगर मैं उजागर नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं उसको, एकदम वो हो जाएंगे कि हमारा तो कोई वो नहीं है, तो उससे नुकसान भाजपा का होगा। और मैं भाजपा का पुराना, आज के 50 साल से ज़्यादा मैं भाजपा का सदस्य रह चुका मतलब हूँ। तो कोई कमी होती है तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये कमी है, इसको सुधार करें। इसलिए कि हम तो 4 आदमी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आम जनता क्या सोच रही है, मैं तो यहाँ बैठ के झुंड में बोल दिया, लेकिन आम जनता की क्या, आम जनता को सिखाते हैं। जैसे आपने उज्ज्वला योजना किया, आपने सिलेंडर दे दिया, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन आज सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो कहाँ से गरीब बेचारा गांव वाला लाएगा? वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, सब्सिडी खत्म हो गई है, 35 रुपया सब्सिडी है। अच्छा, तो बहुत सारी फ़र्क आई है। खैर वो एक अलग, इन्होंने कहा सब्सिडी मिलती, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज़, विकास बनारस में हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे विकास नहीं हुआ है, बनारस में विकास हुआ है, लेकिन कुछ जगह नाराज़गी भी होती है, वो भी ज़रूरी है कि नाराज़गी भी हमको बतानी पड़े। कुछ जगहों में सरकार फेल भी नजर आई। रोजगार की बात करें हम, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई के लिए, हम कहें ना कहें, लेकिन एक आम आदमी परेशान है।
ये फैक्ट है। इससे आप जैसे एक रिक्शा वाला है, मजदूर है, इसकी कमाई एक लिमिटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सरसों का तेल अगर जहाँ 100 रुपये का मिलता रहा 150 रुपये का मिल रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा हमारे ऊपर कोई भार नहीं है, हम आराम से रहते हैं, हमारे जितने किसी को, लेकिन उनके ऊपर भार है। उसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है, वो दूर नहीं करने से दिक्कत आती है। ये मेरा अपना एक सोचना है। तो जहाँ कमी है, महंगाई में कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, और जातिवाद इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।